तो मैं आपको सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बता दूंगा कि किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस दूसरे वाला डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स के लिए मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे। अपन राइट क्लिक के बाद हमारे पास सर्वर लीक्स इन्फॉर्मेशन की है, सर्वर लीक्स वर्जन इन्फॉर्मेशन है, समझ आ चुका होगा। अब इस सेक्शन में हम आए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप साइट्स पे .php को स्कैन कौन सी वल्नरेबिलिटीज जो है वो वेबसाइट के अंदर पाई जा सकती हैं। तो फजिंग को जो हम नहीं छेड़ेंगे, हम सिर्फ इसको एक्टिव स्कैन करेंगे। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखो आ चुका है स्कोप। यहाँ पे आप अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एथिकल हैकिंग के कोर्स लेक्चर नंबर 18 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज के बारे में कि जो बहुत ज्यादा कॉमनली पाई जाती हैं और मोस्टली जो हैकर होते हैं, एथिकल हैकर होते हैं, वो इन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज इतनी ज्यादा समझ लें कि खतरनाक है कि किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी अगर पाई जाती है, किसी वेबसाइट के अंदर पाई जाती है, तो वो वेबसाइट खतरे में है। तो आज जो है वो हम उन वल्नरेबिलिटीज को जानेंगे। तकरीबन 8 या 9 वल्नरेबिलिटीज हैं। इनके बारे में हम थोड़ी बहुत जो है वो डिटेल देखेंगे कि ये कैसे काम करती हैं और क्या इसका इम्पैक्ट बढ़ सकता है। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगी उसके अंदर हम इनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम एक वेब एप्लीकेशन के अंदर इन वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करेंगे और कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वल्नरेबिलिटी आ जाती है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। आपने इसके बारे में सुन रखा होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एसक्यूएल बेसिकली एक हमारे पास लैंग्वेज है, डाटाबेस की लैंग्वेज है, ये यूज होती है डाटाबेस के अंदर। तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक अटैक होता है जो हम किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर अटैक करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसमें होता ये है, ये वल्नरेबिलिटी इस तरह काम करती है कि आपके पास कोई वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर यूजर जो है वो कोई इनपुट देता है, वो कोई भी इनपुट हो सकती है। वेब एप्लीकेशन जो होती है वो यूजर की इनपुट को हैंडल नहीं कर पाती सही तरीके से जिस तरह उसको करना चाहिए। यूजर कुछ भी इसमें इनपुट करता है, कुछ मुख्तलिफ क्वेरीज होती हैं एसक्यूएल के जो इस्तेमाल होती हैं एसक्यूएल में, वो क्वेरीज वो लिखता है, तो जो डाटाबेस होती है वो उसको एक्सेस कर लेता है उन क्वेरीज के जरिए। क्योंकि जो वेब एप्लीकेशन होती है उसको नहीं पता चल रहा होता कि जो इनपुट है क्या ये ऑथेंटिकेटेड इनपुट है या क्या ये एक सही इनपुट मुझे दी जा रही है, वो उसके जो है वो एनालाइज नहीं कर पा रही होती वेब एप्लीकेशन। तो इस तरह एक जो अटैकर होता है वो कुछ क्वेरीज को यूज करने के बाद जो डाटाबेस होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, उस तक एक्सेस हासिल कर लेता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है वो इस तरह काम करती है। प्रैक्टिकल हम जो है वो इसका आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरी वल्नरेबिलिटी की, और वो है XSS यानी कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये बहुत ज्यादा खतरनाक एक आपके पास वल्नरेबिलिटी है। ये तब होती है कि एक अटैकर किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इनपुट फील्ड होती है, उस इनपुट फील्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट का एक मलिशियस कोड डाल देता है। जैसे ही वो मलिशियस कोड डालता है तो वो उस वेबसाइट के उस वेब पेज के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। दो तरह की यहाँ पे एक्सेस आ जाती है, एक हमारे पास रिफ्लेक्टेड है, एक हमारे पास स्टोर्ड है। स्टोर्ड के अंदर वो इन्फॉर्मेशन या वो स्क्रिप्ट जो अटैकर परफॉर्म कर रहा होता है, जो अप्लाई करता है, जो सबमिट करता है, वो उस कोड के अंदर, वो इस वेब पेज के कोड के अंदर कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाती है। जब कोई दूसरा यूजर जो है वो उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो वो जो स्टोर्ड हुआ हमारे पास एक कोड होता है, मलिशियस कोड, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। एक जो यूजर उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होता है उस पेज को, जब वो उसके ब्राउजर में एग्जीक्यूट होता है तो वो जिस लिए वो स्क्रिप्ट बनाई गई होती है वो एक्शन उस यूजर के ब्राउजर में परफॉर्म हो जाता है, जिससे उसका सेंसिटिव डाटा कंप्रोमाइज हो सकता है, उसका सेशन जो है वो हाईजैक हो सकता है। तो इस तरह जो है वो एक्सेस काम करती है स्टोर्ड वाली। रिफ्लेक्टेड में भी इस तरह होता है कि जब यूजर कोई इनपुट डालता है तो जैसे ही उस इनपुट डालने के बाद उसको सबमिट किया जाता है तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें हासिल होती है, उसके बदले में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन फेच करके अब वो जो स्क्रिप्ट होती है वो हमें निकाल के दे देती है। वो यूजर नेम की सूरत में हो सकता है, वो कोई भी डाटा जो है वो वेब पेज के अंदर हमें ला के दे सकता है। तो ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। अब चलते हैं तीसरी वल्नरेबिलिटी की जानिब, वो है हमारे पास कमांड इंजेक्शन। आपको यहाँ से नाम से पता चल रहा होगा कि कोई कमांड जो होती है वो इंजेक्ट की जाती है किसी भी वेब एप्लीकेशन के किसी पेज के अंदर। कोई भी वेब एप्लीकेशन हो सकती है, कोई आप लिनक्स की कमांड चला सकते हो, आप URL के अंदर कोई कमांड लिख के वो चला सकते हो, आपके पास कोई सर्च बार है, आप उसके अंदर कोई ऐसी कमांड लिख के चला सकते हो जिनको आप विंडोज में किसी सर्वर में यूज करते हो। वो कमांड आपके वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाती है और आपके जो वेब एप्लीकेशन है उसको पता नहीं चलता कि ये वाकई कोई कमांड है या कोई असल इनपुट जो है वो मुझे दी जा रही है। तो वो उसको एनालाइज नहीं कर पाती। तो जैसे ही वो कमांड एग्जीक्यूट होती है तो आपको उसका रिजल्ट वहाँ पे हासिल हो जाता है, आपको रिजल्ट मिल जाता है। और
कमांड कोई भी हो सकती है, वो हम आने वाली वीडियो जो प्रैक्टिकल होंगी उसमें देखेंगे। इसमें हम एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर जो वेब एप्लीकेशन है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो यहाँ पे अगर कोई अटैकर कोई कमांड एग्जीक्यूट करवा देता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करती है, तो वो डायरेक्टली जाके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बदले में जो एक्शन परफॉर्म होगा उससे काफी जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं उस वेबसाइट के लिए, उस वेब एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है जिसको कहेंगे क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वल्नरेबिलिटी कैसे काम करती है, तो इसको थोड़े से आसान लफ्जों में समझ लेते हैं कि एक आपके पास अटैकर है, वो आपको एक ऐसा लिंक जो है वो सेंड करता है कि जो दिखने में बिल्कुल आपको लेजिमेट लगता है, दिखने में जो है वो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा लिंक है, कोई हार्मफुल लिंक है जिसमें क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट जो है वो हैक हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगता। और दूसरी तरफ जो है वो आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन हुए हो, आपने पासवर्ड लगाया, आपने यूजर नेम लगाया, आप लॉगिन हो गए। अब वो जब आपको लिंक आता है, अब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो उसमें आपको कोई ना कोई फॉर्म दिया गया होता है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मलिशियस लिंक छुपाया होता है। आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हो, उस पेज को ओपन करते हो, तो वो आपको बगैर बताया, बगैर आपकी परमिशन के उसके अंदर कोई ना कोई अगर लगाया गया होगा कि तुमने ये एक्शन परफॉर्म करना है, उस लिंक के अंदर कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करने को कोई मेथड लगाया होगा, तो बगैर आपको बताए वो मेथड जो है वो काम कर जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। एक्शन क्या हो सकता है, वो हो सकता है कि जी इस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो जो आपका बैंक अकाउंट है उससे पैसे जो है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये कैसे होगा मेरी इजाजत के बगैर, तो भाई हो सकता है, होगा इस तरह कि उस लिंक के अंदर, उस वेब पेज के अंदर कोई ना कोई ऐसे पीछे मेथड लगाया है कि वो एक्शन परफॉर्म होना है, और दूसरी तरफ जो आपका सेशन है वो तो पहले से लॉगिन है, वो लॉगिन करने की दोबारा से जरूरत ही नहीं है। जब आपका सेशन पहले से लॉगिन है तो फिर जो है वो एक्शन परफॉर्म होगा तो उसको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप बैंक अकाउंट लॉगिन करते हो या कुछ भी लॉगिन करते हो, इस तरह का सेंसिटिव डाटा जो है जिसमें होता है आपका, तो उसको लाजमी लॉग आउट कर दिया करो। एक और मिसाल से समझ लेते हैं कि आपका एक फेसबुक अकाउंट है और आप उसमें लॉगिन हो चुके हो, यूजर नेम पासवर्ड लगाने के बाद आपने लॉगिन कर लिया, सेशन क्रिएट हो चुका है। अब आपके पास लिंक आता है, कोई अटैकर आपको लिंक सेंड करता है और आप उस पर क्लिक करते हो, तो उसके अंदर आपको कोई पेज मिलता है या कोई फॉर्म मिलता है, तो जो आप उस फॉर्म को समझ रहे होते हो कि बिल्कुल आम सा फॉर्म है, आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन भरते हो, उसको सबमिट करते हो। सबमिट करने के दरमियान जो है वो उसके अंदर एक कोई ना कोई ऐसा मेथड लगाया होता है कि जिसके अंदर वो कोई ना कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म करवा देते हैं कि आपके अकाउंट से कोई पोस्ट जो है वो पब्लिश हो जाए, तो आपको नहीं पता चलेगा कभी पोस्ट मैंने पब्लिश नहीं की, तो ये कैसे होगी। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है CSRF, ये इसकी वजह से हो सकता है, काफी खतरनाक वल्नरेबिलिटी है, इसका प्रैक्टिकल भी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बात करते हैं एक और वल्नरेबिलिटी की, और वो है हमारे पास फाइल इंक्लूजन, जिसको हम LFI भी कह सकते हैं, लोकल फाइल इंक्लूजन, और इसके अंदर आगे टाइप्स आ जाती हैं। बेसिकली फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी का नाम है। ये काम किस तरह करती है, इसके अंदर होता इस तरह है कि जो अटैकर होता है वो ब्राउजर को, जो आपकी वेब एप्लीकेशन होती है, उसको मजबूर करता है कि वो आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर जो पहले से फाइल्स महफूज होती हैं उनको लोड करे। अब वो लोड कैसे करवाएगा, तो वो आपका जो एक URL होता है, उस URL के अंदर कोई कमांड एग्जीक्यूट करवाएगा। वो चेक करेगा मुख्तलिफ कमांड्स लगा के इसके अंदर फाइल ये हो सकती है, आपकी रूट फाइल्स हो सकती हैं, आपके पासवर्ड वगैरह हो सकते हैं, आपके यूजर नेम्स हो सकते हैं, तो वो उन तक एक्सेस हासिल कर सकता है लिंक के जरिए। कोई भी उसके अंदर फाइल का नाम लिख सकता है लिंक में, तो वो हम आने वाले वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ कि बेसिकली जो है वो अटैकर मजबूर करता है वेब एप्लीकेशन को कि वो उसके अंदर फाइल जो होती हैं उनको लोड करे, और उनको फाइल को लोड करवाने के बाद वह वहां से डाटा निकाल सकता है, वहां से कोई ना कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो ये काफी खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। प्रैक्टिकल में आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने वल्नरेबिलिटीज के नामों को अपने ज़हन में याद रखना है। इसके बाद हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है वीक सेशन मैनेजमेंट। यहाँ पे किसी भी वेब एप्लीकेशन के अंदर या किसी भी सर्वर के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर जो सेशन मैनेजमेंट होता है ना, ये बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि आपका जो सेशन क्रिएट करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये दो चीजें यूज होती हैं। इसमें आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह बहुत ही इंतहाई अहम होता है। अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड इतना आसान रख दिया कि वो कोई भी लगा सकता है, कोई भी उसको गैस कर सकता है, तो आपको जो मैनेजमेंट का सिस्टम होगा ना, वो समझ लें कि
आपका बिल्कुल फेल है। तो ये एक आप समझ लो कि वीक सेशन मैनेजमेंट की वल्नरेबिलिटी है, जिसको हम आने वाली वीडियो में एक वेब एप्लीकेशन को उसके सेशन को हाईजैक भी करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि किस तरह एक आसान पासवर्ड को कोई भी जो अटैकर है उसको गेस कर सकता है और आपकी साइट, आपकी वेब एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रूट फोर्स अटैक्स आ जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ वल्नरेबिलिटीज आ जाती हैं। ब्रूट फोर्स आपको पता होगा कि इससे जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड्स लगाए जाते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर्स लगाए जाते हैं कि पासवर्ड को गेस करने के लिए। आपके पास एक यूजर नेम आ चुका है लेकिन पासवर्ड नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, एक पूरी लिस्ट होगी, पासवर्ड लिस्ट। अब जो है वो उस पासवर्ड लिस्ट को किसी लॉगिन फॉर्म पे लगाया जाएगा, वो सारे पासवर्ड जो है वो ट्रैक करता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसके लिए टूल्स भी मौजूद है, जैसे ही कोई ना कोई पासवर्ड मैच करेगा तो वो वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो इसको हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। इसके भी आगे डिफरेंट जो है वो आ जाती हैं, इसकी बहुत सारी आगे एग्जाम आ जाती हैं, इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक वल्नरेबिलिटी आ जाती है और ये बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती है मेरे ख्याल से, इनसफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी के नाम से। ये वेब एप्लीकेशन के अंदर आप आगे जो है वो देखोगे और बग बाउंटी हंटिंग के अंदर आपको ये वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगी। इसके अंदर होता ये है कि आपका कोई ब्राउजर है, आपकी वेब एप्लीकेशन है, आप जब जो है वो उससे कोई लॉगिन करते हो किसी पेज पे, किसी अकाउंट में, या आपकी जो कुछ क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, आप कहीं पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लगाते हो तो वो इनक्रिप्ट नहीं हो रही होती, वो बगैर इनक्रिप्ट किए सेंड हो रही होती है। अगर दरमियान में कोई बंदा बैठा हुआ है और वो इंटरसेप्ट कर रहा है आपकी ट्रैफिक को, तो वो इजीली जान सकता है, क्योंकि इंक्रिप्शन नहीं होगी, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी होगी, तो वो कोई भी देख सकता है। तो इसलिए ये वल्नरेबिलिटी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका भी प्रैक्टिकल हम आगे देखेंगे, आपको सारी डिटेल में जो है वो समझ आ जाएगी। तो ये थी कुछ वल्नरेबिलिटीज। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ चुकी होगी। जहां से आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, घबराना नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू था। आने वाली वीडियोस में हम सारे प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक वीडियो में एक एक वल्नरेबिलिटी को देखेंगे तो आपको सारी जो है वो क्लियर हो जाएगा। और आने वाली वीडियो जो है उसके अंदर हम एक यूज करने जा रहे हैं मशीन को, मेटास्प्लॉइटेबल 2 के नाम से एक मशीन है, इसके अंदर एक वेब एप्लीकेशन है DVWA के नाम से, उसी भी हम सारी टेस्टिंग करेंगे। तो उसको डाउनलोड करने का तरीका आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है। तो बहुत आसान है, ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।